नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत आपका एडियो प्रिपरेशन के लेक्चर नंबर 6 में। आज का टॉपिक है क्रॉप पैटर्न्स एज इंडिकेटर्स ऑफ एनवायरनमेंट। इसमें हमारे हिसाब से 2-3 क्वेश्चन बनते हैं, तो इनके आंसर्स आज हम डिस्कस करेंगे। पहला है डिस्कस हाउ चेंजेस इन क्रॉपिंग पैटर्न सर्व्स एज इंडिकेटर ऑफ एनवायरनमेंट स्ट्रेस, और discuss in which way cropping or farming system are the indicator of environmental regime of the region such as climatic change, land degradation, water depletion, loss of diversity। और या ये आ सकता है कि साइंटिफिक जो कॉन्सेप्ट है एग्रो इकोलॉजी के, वो उनकी कैरिंग कैपेसिटी और सिस्टम की जो रेजिलियंस है वो किन बातों पर निर्भर करती है। आइए इनके उत्तर जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले क्रॉपिंग पैटर्न क्या होता है कि किसी एक समय पे और एक जमीन के टुकड़े पे यानी स्पेस पे और टेम्परल जो अरेंजमेंट है क्रॉप्स का, वो क्या कहलाता है, क्रॉपिंग पैटर्न कहता है। यानी ये ईयरली सीक्वेंस है, डिस्ट्रीब्यूशन एक रीजन में या एक एरिया में स्पेस के और टाइम के रिगार्डिंग जो क्रॉप्स प्रेजेंट रहती हैं वो क्या कहलाता है, क्रॉपिंग पैटर्न कहलाता है। और तो क्रॉपिंग पैटर्न सेंसिटिव इंडिकेटर है इन्वायरमेंट का। कैसे कि क्रॉपिंग पैटर्न चाहे वो राइस वीट का हो, कॉटन वीट का हो, बाजरा वीट का हो, शुगर केन का हो, या फिर फोडर के साथ हो, अगर ऐसे इंटरेक्शन होते हैं तो वो कम्युलेटिव इन्फ्लुएंस होता है वहाँ की लोकल क्लाइमेट का, सोइल करेक्टरिस्टिक्स का, वाटर की अवेलेबिलिटी का, सोशो इकोनॉमिक कंडीशन का, टेक्नोलॉजिकल एसेस का और कल्चरल प्रैक्टिसेस का। जब ये सारी चीज़ एक साथ इकट्ठा होती हैं तो वहाँ का उस पर्टिकुलर रीजन का उस टाइम स्पेसिफिक बाउंड जो दायरे होते हैं उसके अंदर जो क्रॉप्स उगाई जाती हैं वो क्या कहलाती है, क्रॉपिंग पैटर्न कहलाती है। अब इसका अगर कोई क्रॉपिंग पैटर्न चेंज हो रहा है तो वो किस बात का सिग्नल करता है, या तो वहाँ कोई इन्वायरमेंटल स्ट्रेस है, या क्लाइमेट की वेरिएबिलिटी है, या लैंड डिग्रेडेशन है, ग्राउंड वाटर डिप्लीकेशन है, या मार्केट का फोर्स है, या पॉलिसी इंटरवेंशन है। अब ये सारी चीज़ें सिग्नल करती हैं कि क्रॉपिंग पैटर्न चेंज हो रहा है, इसका मतलब इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है। जैसे एग्जांपल लगा लो, इन्वायरमेंटल स्ट्रेस है, जहाँ क्लाइमेट चेंज के कारण टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट हो गया, इसका मतलब वहाँ पर C3 क्रॉप्स कम आएंगी, C4 क्रॉप्स की तरफ ज़्यादा रुझान होगा। क्लाइमेटिक वेरिएबिलिटी है, अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, टेम्परेचर ठीक ठाक है, तो ऐसी फसलों को लगाया जाएगा या ऐसी फसलों की तरफ शिफ्ट होगी जहाँ जो अच्छे टेम्परेचर, ज़्यादा टेम्परेचर और हाई ह्यूमिडिटी पर जिंदा रह सकती हूँ। और जहाँ ये क्लाइमेटिक वेरिएबिलिटी उल्टी हो जाती है इसके, तो वो क्रॉप लगाई जाएगी जो C3 क्रॉप होंगी, जिनको कूल टेम्परेचर की ज़रूरत रहेगी। लैंड डिग्रेडेशन, अगर लैंड बहुत उपजाऊ है तो इंटेंसिव कल्टीवेशन रहेगा, और लैंड को हम बिना उसको रिस्टोर करे हम लैंड पे कल्टीवेशन करते चले गए तो लैंड की फर्टिलिटी और प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। तो जो पर्टिकुलर क्रॉपिंग सिस्टम है वो चेंज हो जाएगा, क्रॉपिंग पैटर्न चेंज करना पड़ेगा, वरना उससे इल नहीं आएगी। ग्राउंड वाटर डिप्लीशन, अगर मान लो राइस का कल्टीवेशन हो रहा है और पानी आप अंडरग्राउंड वाटर बहुत नीचे से लेके आ रहे हैं, पानी कम हो गया, तो आप वहाँ राइस का कल्टीवेशन नहीं कर सकते। फिर खरीफ में वो फसल लगाओगे जो कम पानी रिक्वायरिंग क्रॉप्स हो। तो ये अगर ऐसी क्रॉप आपने शिफ्ट कर दी, राइस की बजाय कुछ और आ गया खरीफ क्रॉप्स में, इसका मतलब इन्वायरमेंटल कंडीशंस चेंज हुई, तो वहाँ का क्रॉपिंग पैटर्न चेंज हो जाएगा। अब जो नॉलेज है क्रॉपिंग पैटर्न की वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको क्रॉप की प्लानिंग करनी पड़ती है, वो आसान हो जाती है। लैंड यूज इंटेंसिटी का पता चलता है। फूड सिक्योरिटी के लिए आपको कौन कौन सी क्रॉप लगानी पड़ेगी, क्या क्या वैल्यू एडिशन, क्या क्या उसकी स्टोरेज के बारे में सोचना पड़ेगा, और जो रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल हैं उसको कैसे आप मेंटेन कर पाओगे कि आप अब भी प्रोडक्शन ले लो और अगली आने वाली जनरेशन के लिए भी वो बचा के रख सको। और रीजनल डेवलपमेंट जो एग्रीकल्चर के वो सारे क्रॉपिंग पैटर्न के ऊपर बेस होते हैं। जैसे राइस वीट क्रॉपिंग सिस्टम है, वहाँ कॉटन की इंडस्ट्री नहीं लग सकती है क्योंकि रॉ मटेरियल नहीं मिलेगा, तो वहाँ पर सारी आपको राइस बेस्ड इंडस्ट्री मिलेंगे। कहीं कॉटन वीट का आपके पास एरिया है तो वहाँ फाइबर इंडस्ट्री लगेंगी, बिनोड़े की लगेगी, जो ड्राई फोडर के में मिक्स करने के लिए हमें इंग्रेडिएंट्स मिलाने पड़ते हैं, उनकी कंपनीज मिलेंगी, वो आपको राइस के बेल्ट में नहीं मिलेंगी। तो सारा का सारा जो एग्रीकल्चर के एलाइड एक्टिविटीज़ हैं वो क्रॉपिंग पैटर्न के ऊपर बेस होती हैं। तो डिफरेंट टाइप के क्रॉपिंग सिस्टम आपको मिल सकते हैं। रेनफॉल के बेस पे
इरिगेशन फैसिलिटीज के बेस पे, सोइल की फर्टिलिटी के बेस पे, टेम्परेचर रिजीम के बेस पे, मार्केट और टेक्नोलॉजिकल इनपुट के बेस पे। अब कई बार आता है क्वेश्चन, क्रॉपिंग सिस्टम कैसे इन्वायरमेंट के साथ रिलेशन करता है या इन्वायरमेंट का इंडिकेटर है। तो सबसे पहले क्रॉपिंग सिस्टम क्या होता है, क्रॉपिंग पैटर्न का उसका फार्म के बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट के साथ, फार्म के बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट के साथ जो इंटरेक्शन होती है उसको क्या कहते हैं, क्रॉपिंग सिस्टम कहलाते हैं। तो आप इसको क्या कह सकते हो कि जो क्रॉपिंग सिस्टम है वो अगर एक जैसी क्रॉप लगती है किसी पीस ऑफ लैंड पे तो वो मोनोकल्चर कहलाता है। एक से ज़्यादा फसलें लगती हैं तो मल्टीपल क्रॉपिंग कहलाती है। और मल्टीपल क्रॉपिंग भी तीन तरह की हो सकती है मेनली। मल्टीपल क्रॉपिंग हुई एक साथ कई फसलें, तो कई फसलें हो तो इंटर क्रॉपिंग, जैसे ये एक फसल है, ये इसकी और दूसरी फसल है, इनके बीच में कोई फसल लगा दी, ये क्या कहलाती है, इंटर क्रॉपिंग कहलाती है। यानी दो क्रॉप्स के बीच में हम कोई नई रो अरेंजमेंट लगाते हैं, इंटर क्रॉपिंग। मिक्स क्रॉपिंग क्या हुई, जैसा मोस्टली हम फॉडर क्रॉप्स में करते हैं, जैसे बाजरा ले लिया, बाजरा ले ली हमने, ज्वार ले ली, मेज ले ली, मिक्स करके एक साथ बिजाई कर देते हैं, तो ये क्या कहलाती है, मिक्स्ड क्रॉपिंग। फिर आती है सीक्वेंशियल क्रॉपिंग, जिसमें एक के बाद दूसरी क्रॉप लगती है, हाँ, स्पेसिफिक ऑर्डर में। तो डबल क्रॉप यानी दो क्रॉप एक साल में, ट्रिपल और क्वार्टर यानी एक साल में 3 या 4 फसलें। फिर इसके बाद आती है रिले क्रॉपिंग। रिले क्रॉपिंग जैसे रिले रेस होती है, एक अपना बैटन दूसरे को दे देता है, हैंड करता है, तब आगे चलती रहती है, बीच में कोई कट नहीं आता। तो एक फसल लगी हुई, जैसे राइस लगी हुई है, इसके अंदर हमने बरसीम की या ढैंचा की सोइंग साथ कर देते हैं, या ग्रीन फोल्डर कोई और डाल देते हैं, तो वो क्या कहलाती है, हार्वेस्टिंग नहीं हुई राइस की, लेकिन हमने एक फसल बो दी, तो क्या कहलाएगी, रिले क्रॉपिंग। एले क्रॉपिंग, एले क्रॉपिंग का मतलब प्लांट्स का कल्टीवेशन, यानी ट्रीज और सब्स लगाते हैं और उनके बीच में प्लांटिंग करते हैं, हम क्रॉप की सोइंग करते हैं। यानी प्लांट्स की रो होती है और बीच में अगर आपकी फसल है तो वो है एले क्रॉपिंग, और 2 रो है क्रॉप की, उसके बीच में क्रॉप ही लगाते हैं, तो वो क्या कहलाती है, इंटरक्रॉपिंग। फिर आती है कवर क्रॉपिंग। कवर का मतलब जमीन के ऊपर, कोई सरफेस के ऊपर कवर कर लेना, ताकि जो इरोजन के जो कारक होते हैं उसके ऊपर इम्पैक्ट ना कर पाए, तो सोयल को प्रोटेक्ट करती है, यानी उसका लीफ एरिया जल्दी बढ़ जाता है, ग्राउंड को कवर कर लेती है, तो वो फसलें क्या कहलाती हैं, कवर क्रॉप कहलाती हैं। और ऑर्गेनिक क्रॉप क्या कहलाती हैं, या ऑर्गेनिक क्रॉपिंग क्या कहलाती है, तो ऑर्गेनिक क्रॉपिंग या ऑर्गेनिक कल्टीवेशन वो कल्टीवेशन है जिसके अंदर हम सिंथेटिक फर्टिलाइजर का, पेस्टिसाइड का और जीएम क्रॉप्स को इंक्लूड नहीं करते क्रॉपिंग सिस्टम में। तो जो वेस्ट है फार्म का, उसी को इनपुट के रूप में प्रयोग करते हैं और कोई बाहर का इनपुट नहीं डालते, यानी फैक्ट्री से बना हुआ कोई इनपुट नहीं डालते, तो उसको क्या कहते हैं, हम ऑर्गेनिक सिस्टम या ऑर्गेनिक फार्मिंग कहते हैं या ऑर्गेनिक क्रॉपिंग कहते हैं। जो हमारा कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, यानी डाइवर्सिफाई एग्रीकल्चर है या क्रॉपिंग सिस्टम हमारा चेंज कर लेते हैं, तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है। पहले तो मेंटेन और इन्हांस सॉइल फर्टिलिटी, यानी एक जैसा क्रॉपिंग सिस्टम नहीं रहेगा, बदलते रहेंगे, तो ज़मीन से एक जैसे पोषक तत्वों की कमी नहीं होगी। वो किसी फसल की कोई रिक्वायरमेंट है, किसी की कोई रिक्वायरमेंट है, तो हमारी सॉइल की हेल्थ मेंटेन रहेगी। मिनिमाइज स्प्रेड ऑफ डिजीज, मान लो कोई या अगला इनहिबिट पेस्ट और इंसेक्ट ग्रोथ, यानी एक जैसा क्रॉपिंग सिस्टम है तो हम इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड छिड़कते रहेंगे एक जैसे को कंट्रोल करने के लिए। तो जो वहाँ इंसेक्ट, पेस्ट या डिजीज हैं या वीड कंट्रोल भी है, तीनों के अंदर रेजिस्टेंस पैदा होने की संभावनाएं रहती हैं। तो अगर हम कॉम्प्लेक्स क्रॉपिंग सिस्टम रखते हैं तो ओवरलैपिंग हो जाती है क्रॉप्स की, तो इंसेक्ट पेस्ट की जो साइकिल होती है वो टूट जाती है और इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड या वीडिसाइड का सर्कल भी बदल जाता है, तो रेजिस्टेंस पैदा होने के चांसेस नहीं रहते। तो एक सस्टेनेबल एनवायरनमेंट पैदा हो जाता है जिसके अंदर से हम एक अच्छी क्वालिटी और अच्छी क्वांटिटी बिना सोइल को, बिना एनवायरनमेंट को हार्म किए पैदा कर सकते हैं। इम्प्रूव रिसोर्स यूज एफिशिएंसी, जब डाइवर्सिटी बढ़ेगी, इसका मतलब डाइवर्स फूड साइकिल रहेंगे, डाइवर्स फूड साइकिल रहेंगे तो हर रिसोर्स का एफिशिएंटली यूज होगा और रिड्यूस रिस्क ऑफ क्रॉप फेलियर। एक जैसी फसल या एक जैसी वैरायटी लगाएंगे तो कोई भी इन्वायरमेंटल कंडीशंस अगर चेंज हो जाती हैं तो पूरी की पूरी फसल खराब हो जाएगी। लेकिन अगर हमने डाइवर्स क्रॉपिंग सिस्टम, हमारे पास बहुत सारी क्रॉप्स हमने अलॉट कर रखी है अपने एरिया में, अपने फील्ड में, तो किसी एक क्रॉप में नुकसान हो गया तो दूसरी में
फायदा हो जाएगा, तो रिस्क ऑफ फेलियर कम हो जाता है। अब इकोलॉजी हमने पढ़ लिया है पहले से, इकोज प्लस लॉजी। तो हैबिटेट और हैबिटेट की स्टडी को कहते हैं। इसके 3 कंपोनेंट खास थे, प्रोड्यूसर, डिकम्पोजर और कंज्यूमर। 2 चीज़ों पर डिपेंड करती है, बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट। ये बस इसलिए है कि विस्तार से आपका क्वेश्चन आता है तो आप क्या क्या लिख सकते हो। तो इन इकोलॉजी का क्या रिलेवेंस है क्रॉपिंग से पैटर्न पे? पहले तो एनर्जी का फ्लो, फिर न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, वाटर की अवेलेबिलिटी और बायोटिक इंटरेक्शन। उदाहरण के तौर पे हम ये कह सकते हैं सारी चीज़ों के बाद कि जो इकोलॉजी है वो साइंटिफिक फाउंडेशन है क्रॉपिंग पैटर्न की, और उस इकोसिस्टम को हमें समझने में मदद करती है। जैसे एनर्जी फ्लो, सनलाइट ऑटोट्रोप्स है प्रोड्यूस करते हैं फूड मेटल उसको, और वो अपनी नेक्स्ट जो फूड चेन के स्टेप्स हैं उनमें वो एनर्जी फ्लो करती रहती है। उसके बाद है न्यूट्रिएंट साइकिल। जितने ज़्यादा डाइवर्स आपकी फूड साइकिल या डाइवर्सिटी रहेगी आपकी उस हैबिटेट में, इसका मतलब सोइल की फर्टिलिटी मेंटेन रहेगी, नंबर ऑफ बेनिफिशियल इंसेक्ट बढ़ जाएंगे, स्पीसीज बढ़ जाएंगी, माइक्रोब्स की पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, डिकम्पोजर बढ़ जाएंगे। इसका मतलब हेल्दी इन्वायरमेंट मिलेगा आपको सोइल के अंदर, और अच्छी फसलें रहेंगी। जिसके अंदर टॉक्सिटी है उसको डिग्रेड होने का मौका मिलेगा। और वाटर की अवेलेबिलिटी है, अगर रेनफॉल का पैटर्न है, अगर रेनफॉल कम है तो ऐसे क्रॉप्स मिलेंगे जहाँ मिलेट का, पल्सेज का और ऑयल सीड का अगर इरिगेटेड है तो इंटेंसिव कल्टीवेशन मिलेगा। एश्योर्ड इरिगेशन है तो मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम भी वहाँ मिल सकते हैं। बायोटिक कंपोनेंट है पेस्ट, पोलिनेटर, वीड और डिजीज। जितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी रहेगी उतनी ही ज़्यादा इंसेक्ट, पेस्ट, जो डिजीज़ हैं इनका इंसिडेंस कम रहेगा, और वहाँ जो क्वालिटी ऑफ प्रोड्यूस है वो ज़्यादा रहेगा। तो इस प्रकार जो हमारे कार्निवोरस, हार्बिवोरस, फंजेस, बैक्टीरिया जो वहाँ होंगे किसी इलाके में, वो वहाँ की फ्लोरा फौना को डिसाइड करेंगी। इसलिए हम कह सकते हैं कि इकोलॉजिकल जो कॉन्सेप्ट है या इकोलॉजी है किसी भी हैबिटेट की, वो हमें उस इन्वायरमेंट के बारे में दर्शाती है। यानी अगर किसी एग्जांपल ले लो राइस बीट का ही, अगर प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी आ रही है इसका मतलब न्यूट्रिएंट की रिसाइकलिंग भी अच्छी है, वाटर की अवेलेबिलिटी भी अच्छी है, इंसेक्ट, पेस्ट, पोलिनेटर, वीड का मैनेजमेंट भी अच्छा है, और एनर्जी फ्लो भी ठीक ठाक है। तो इस प्रकार अगर दूसरी जगह कहीं जाते हैं तो आपको लगेगा वहाँ कि वहाँ तो बाजरा, सोरगम ज़्यादा हो रही है। तो हमें एक बात तो आइडिया आ जाए कि बाजरा और जो सोरगम है मेज है कहाँ मिलेंगे? जहाँ सैंडी सॉइल्स होंगी या पूरली फर्टाइल सॉइल होंगी, वाटर कम रहेगा, एश्योर्ड इरिगेशन की संभावनाएं कम है, और रेनफेड कल्टीवेशन होगा। और कहाँ हम जाते वो पता चलता है कि यहाँ तो एक ही फसल होती है। तो इसका मतलब ये जो इलाका है यहाँ 750 mm के आसपास बारिश होती है, ग्रोइंग पीरियड 90 दिन का है। तो इस प्रकार किसी चीज़ की इकोलॉजिकल इन्वायरमेंट का सर्वे करते हैं तो हमें वहाँ की मोटी मोटी जानकारी मिल जाती है। तो ये इंडिकेटर है इन्वायरमेंट का, वहाँ का इकोसिस्टम। फिर आता है कॉन्सेप्ट एग्रो इकोलॉजी का। वो क्या रहेगा? इकोलॉजिकल प्रिंसिपल है जो फार्मिंग सिस्टम के एग्रीकल्चर को सस्टेनेबल, रिलीजेंट और रिसोर्स एफिशिएंट बनाने के लिए वो क्या कहलाता है? एग्रो इकोलॉजी कहलाता है। लिस्टमैन ने 2000 में डेफिनेशन दी, एप्लीकेशन ऑफ इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट टू डिजाइन एंड मैनेज द सस्टेनेबल एग्रीकल्चर सिस्टम, उसको हम एग्रो इकोलॉजी कहते हैं। बॉयकन ने भी कहा, एप्लीकेशन ऑफ इकोलॉजिकल प्रिंसिपल टू द ऑल फॉर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर, चाहे वो कन्वेंशनल हो, ट्रेडिशनल हो, ऑर्गेनिक हो या मॉडर्न एग्रीकल्चर हो। अगर हम इकोलॉजिकल प्रिंसिपल लगाते हैं कि सबका ध्यान रखे जीवों का, तो क्या कहलाती है? एग्रो इकोलॉजी कहलाती है। अब इसके कोर प्रिंसिपल क्या है क्रॉपिंग सिस्टम के लिए रिलेवेंट? इनहांस बायोडाइवर्सिटी। ये सारी चीज़ें कब अप्लीकेबल है? जब वहाँ पर बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा रहेगी, यानी इंटरक्रॉपिंग रहेगा, क्रॉप रोटेशन रहेगा, एग्रो फॉरेस्ट्री रहेगी, तो बहुत सारी एनिमल की, बर्ड्स की, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की पॉपुलेशन वहाँ नहीं डेवलप होगी, और वहाँ से जो न्यूट्रिएंट की रिसाइकलिंग और मिनरलाइजेशन बढ़ेगा। इंक्रीजिंग न्यूट्रिएंट साइकिलिंग और रिड्यूसिंग एक्स्ट्रा इनपुट। जितने ज़्यादा डाइवर्स बायोलॉजिकल साइकिल रहेंगी, इसका मतलब उतने ही मिनरल्स ज़मीन के अंदर ऐड होते रहेंगे। तो हमें बाहर इनपुट्स के लिए हमें मार्केट के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। प्रमोटिंग बायोलॉजिकल सिनर्जी, यानी सिम्बायोटिक, नॉन सिम्बायोटिक म्यूचुअल जो इंट्रैक्शन है वो बढ़ेंगी। तो जो वेस्ट जाता था हमारा इनपुट, उसको वो दोबारा रिसाइकिल करके पौधे के लिए अवेलेबल करा देंगे। बिल्डिंग इकोसिस्टम
ऑफ सेल्फ रेगुलेटिंग फर्टिलिटी एंड पेस्ट कंट्रोल। जब बहुत सारी साइकिल्स रहेंगे तो सिस्टम सेल्फ रेगुलेट करेगा कि एक का इनपुट आउटपुट दूसरे का इनपुट का काम करेगा। बेनिफिशियल इंसेक्ट बढ़ेंगे तो पेस्ट कंट्रोल, इंसेक्ट का कंट्रोल, डिजीज का कंट्रोल अपने आप। वो जो फूड साइकिल है उनसे जितने स्टेप्स रहेंगे, जितने उसके अंदर ऑर्गेनिज्म बढ़ते जाएंगे, उतने ही पेस्ट कंट्रोल के भी चांसेस बढ़ते चले जाएंगे। 3 डायमेंशन है एग्रो इकोलॉजी के। पहला साइंस जो साइंटिफिक बात करती है, दूसरा है प्रैक्टिस की कि हम जो प्रैक्टिस ऑलरेडी एडॉप्ट कर रहे हैं उसको कैसे सस्टेनेबल प्रैक्टिस में कन्वर्ट किया जाए। और एग्रो इकोलॉजी एज ए मूवमेंट, इसको सिर्फ सोच के नहीं, इसको एक आंदोलन की तरह हमें यूज करना है और लोगों को जागरूक भी करना है। तो ये एक मूवमेंट के लिए भी के तरीके भी से भी हम लेंगे, तभी हम इस एग्रो इकोलॉजिकल प्रिंसिपल से सिस्टम को सेल्फ रेगुलेटरी बना सकते हैं। एग्रो इकोलॉजी हेल्प करती है हमें कि कैसे क्रॉपिंग पैटर्न इकोलॉजिकल सॉल्यूशंस को पैदा करती हैं, जिससे कि इन्वायरमेंटल स्ट्रेस से बचा जा सके। क्योंकि ये चारों प्रिंसिपल जो कोर प्रिंसिपल है क्रॉपिंग सिस्टम को चेंज करने के लिए, ये एग्रो इकोलॉजी के पर्सपेक्टिव हैं, जिनसे हम आने वाली समस्याओं का निदान कर सकते हैं। फिर है फार्मिंग सिस्टम। फार्मिंग सिस्टम क्या रहेगा? एक फार्म है, फार्म के अंदर जिसमें क्रॉप भी है, ह्यूमन भी है, लाइव स्टॉक भी है, और उनका सबका इंटरेक्शन और उसका इकोनॉमिकल आउटपुट, वो क्या कहलाता है? फार्मिंग सिस्टम कहलाता है। तो फिजिकल इनपुट क्या हो सकते हैं? क्लाइमेट है, रेनफॉल के अमाउंट है, सीजन है, टेम्परेचर है, लेंथ ऑफ ग्रोइंग सीजन है, रिलीफ है, सोइल टाइप है, ड्रेनेज है, ये फिजिकल इनपुट हुए। दूसरे हैं बायोलॉजिकल इनपुट और इकोनॉमिक इनपुट। बायोलॉजिकल में क्या? ह्यूमन है, उसकी मशीनरी है, सीड है, लाइफ स्टॉक है, फर्टिलाइजर है, पेस्टिसाइड है, फार्म बिल्डिंग है, एनर्जी है, रेंट एंड ट्रांसपोर्ट है, गवर्नमेंटल कंट्रोल है। और जो थर्ड है फार्मर एज ए डिसीजन मेकर की उसकी इकोनॉमिक्स कैसी है, उसको कब सोइंग करनी है, कब हार्वेस्टिंग करनी है, ये सारा फार्मर अपना डिसीजन मेकर है उसमें अपने फार्म का। और उसके बाद जो फिजिकल फैक्टर्स हैं, जैसे आप बात करो सोयल है, रेनफॉल है, ह्यूमन की भी स्किल, लेबर की अवेलेबिलिटी है, खुद आदमी वहाँ काम करता है। इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, प्रॉफिटेबिलिटी और मार्केट एक्सेस, ये क्या करते हैं? फार्मिंग सिस्टम को सस्टेनेबल बनाने में हेल्प करते हैं। अब दोनों चीज़ों में फ़र्क समझ लो कि क्रॉपिंग सिस्टम और फार्मिंग सिस्टम क्या रहता है। क्रॉपिंग सिस्टम में क्या रहता है कि क्रॉप्स ग्रो होती है और वो कैसे ज़मीन के ऊपर अरेंज होती है। फार्मिंग सिस्टम क्या रहेगा कि उस फार्म के ऊपर जितनी इंटरप्राइजेज हैं एग्रीकल्चर रिलेटेड, वो सारे के सारे। दूसरा, क्रॉपिंग पैटर्न जो सिस्टम है वो टाइम और स्पेस बाउंड है, जबकि फार्मिंग सिस्टम कंसर्न है इकोलॉजी से, इनकम से, लाइवलीहुड से और उनके इंटरेक्शन से। और क्रॉपिंग सिस्टम है, पैटर्न है, वो प्योरली एग्रीकल्चर टर्म है, उसका लाइफ स्टॉक के से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन फार्मिंग सिस्टम है वो इंटीग्रेटेड है, क्रॉप का भी, लाइफ स्टॉक का भी, रिसोर्सेज का भी और इकोसिस्टम का भी। जब ये सारी चीज़ें इंटरेक्ट हो जाती है तो क्या बन जाता है? फार्मिंग सिस्टम बन जाता है। अब एग्रो इकोसिस्टम का मतलब क्या हो गया? एग्रो का मतलब खेती यानी सीरियल पल्सेस, और इकोसिस्टम उनका इंटरेक्शन सारी चीज़ों के साथ। तो एग्रो इकोसिस्टम क्या है? ह्यूमन मॉडिफाइड इकोसिस्टम है, जहाँ प्लांट, एनिमल और इन्वायरमेंट इंटरेक्ट करते हैं टू प्रोड्यूस फूड, फाइबर, फ्यूल एंड अदर आउटपुट। एक सस्टेनेबल एग्रो सिस्टम क्या कब कहलाता है? जिसमें डिपेंडेंसी ऑन एग्रोकेमिकल्स कम हो, ऑर्गेनिक इनपुट के ऊपर रिलाई करता हो, इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट और पेस्ट मैनेजमेंट हो, और लॉन्ग टर्म सोयल और इकोलॉजिकल हेल्थ को मेंटेन करने के वहाँ चांसेस हो। फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या होते हैं एग्रो इकोसिस्टम के? सबसे पहले किससे ज़्यादा आती है हमारी जो डिग्रेडेशन है कि हम इनपुट पे ज़्यादा रिलाई करते हैं बाहर से। तो सबसे पहले बायोमास की रिसाइकलिंग, न्यूट्रिएंट फ्लो और एनर्जी एफिशिएंसी, ये जो एग्रो इकोलॉजिकल सिस्टम है उसकी मेंटेन रहे। सोयल का ऑर्गेनिक मैटर और स्ट्रक्चर मेंटेन रहे, सोयल का लॉस ना हो, सोयल इरोजन ना हो, चाहे वो एयर से, वाटर से या रेडिएशन, यानी गर्मी के कारण जब जमीन सूख जाती है फिर हवा और पानी से सोयल का लॉस हो जाता है, या न्यूट्रिएंट का मिनरलाइजेशन होने के बजाय उसका वोलेटाइल या लीचिंग लॉसेज हो जाते हैं। प्रमोट्स बेसिक और जेनेटिक डाइवर्सिटी,
ये हम कई बार डिस्कस कर चुके। इनहांस बायोलॉजिकल इंटरेक्शन इकोलॉजिकल सर्विस, फार्मर की ऑटोनॉमी और फूड जो सोवर्निटी है वो मेंटेन रहे, बिल्ड रेजिलियंस एंड एडेप्टेबिलिटी और लॉन्ग टर्म, कि छोटे समय को लेकर सिद्धांत ना बने, वो ऐसा कोई प्रिंसिपल हम अडोप्ट ना करें और ताकि उसका लंबा रिजल्ट आए, लंबे समय तक चले। तो ये इकोलॉजी के, एग्रो इकोलॉजी के फंडामेंटल प्रिंसिपल है। उसके बाद आते हैं कि एग्रो इकोलॉजी और इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर में क्या फ़र्क है, कि जो जीएम क्रॉप्स हैं वो रिस्क देते हैं, इंक्रीज डिपेंडेंसी ऑन कॉरपोरेशंस, रिडक्शन इन बायोडाइवर्सिटी, जिसका एग्जांपल बीटी कॉटन है, जो जिसका एरिया 0 था और अब वो जाके 98-99% तक ये पहुंच गया कई इलाकों में। तो जो हमारी लोकल बायोडाइवर्सिटी थी वो खत्म हो गई। रेजिस्टेंस इन पेस्ट, सोइल फर्टिलिटी डिक्लाइन, क्योंकि इनकी न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, हाईली इकोलॉजिकल वल्नरेबिलिटी और इंक्रीज कॉस्ट टू द फार्मर। तो ये सारी चीज़ें जीएम क्रॉप के साथ एसोसिएटेड है। एग्रो इकोलॉजिकल प्रैक्टिसेस क्या है? जुल्स पैटी ने 2008 में दी थी। IPM, INM, कंजर्वेशन, टिलेज, एग्रो फॉरेस्ट्री, एक्वाकल्चर, वाटर हार्वेस्टिंग और लाइफ स्टॉक इंटरेक्शन इसके प्रैक्टिसेज हैं, जिनके आधार पे हम एग्रो इकोलॉजी को ठीक कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं और इकोसिस्टम को एक साउंड इकोसिस्टम के इंडिकेटर्स हो सकते हैं। अब क्रॉपिंग पैटर्न है वो कैसे रिफ्लेक्ट करता है इन्वायरमेंट कंडीशंस की? एग्जांपल, टेम्परेचर थ्रेशोल्ड, हीट यूनिट्स और रेनफॉल रिक्वायरमेंट हर क्रॉप की अलग है। तो इस प्रकार जब जिनके मानसून पे डिपेंड कर लेती हैं वो खरीफ क्रॉप्स होती हैं, जिनको कूलर ड्रायर चाहिए वो हमारी रबी की फसलें हैं। लेकिन जब टेम्परेचर चेंज हो जाता है, क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज हो जाती है, तो क्रॉप कैलेंडर में चेंज आ जाता है। जैसे एग्जांपल लगा लो, हरियाणा में 25 नवंबर के आसपास हम ये समझते थे कि जो सोइंग पीरियड है वेट का वो ठीक है, लेकिन अब हम कहते हैं फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में बो दो, क्योंकि टेम्परेचर पहले हमारा आ जाता है। हमारी जो लॉन्ग ड्यूरेशन वैरायटीज़ हैं, अगर उनको डिले करते हैं तो उनका वेजिटेटिव पीरियड कम हो जाता है। तो अर्ली सोइंग वैरायटीज़ के लिए हम 25 नवंबर के 20 से 25 नवंबर के बजाय हम कहाँ आ गए, फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में आ गए। सोयल कंडीशंस हैं, क्रॉप रोटेशन करते हैं तो न्यूट्रिएंट की रिसाइकिल हो जाती है। मोनोकल्चर का मतलब क्या है कि एक जैसे जो न्यूट्रिएंट है वो वहाँ से हरासमेंट होती जाएगी, निकलते जाएंगे और बायोलॉजिकल इम्बैलेंस रहेगा। दूसरा, न्यूट्रिएंट जैसे न्यूट्रिएंट का एग्जीक्यूशंस बाहर आएगा। दूसरा, सैलिनिटी और वाटर लॉगिंग कंडीशन तो प्रिवेल रहेंगी जैसे जहाँ है वो। वाटर की अवेलेबिलिटी, अगर वहाँ इरिगेटेड कंडीशन है तो राइस व्हीट क्रॉपिंग सिस्टम होगा, शुगर केन होगा। अगर रेनफेड कंडीशंस होगा, मिलेट पल्सेस ओलसीड का कल्टीवेशन होगा। लैंड यूज इंटेंसिटी और बायोडाइवर्सिटी, अगर मोनोकल्चर अगर डोमिनेंस है तो इसका मतलब वहाँ बायोडाइवर्सिटी कम है, लो इकोलॉजिकल हाई इकोलॉजिकल स्ट्रेस है, तभी तो मोनोकल्चर वहाँ आएगा, क्योंकि डाइवर्सिटी है ही नहीं, न्यूट्रिएंट की रिसाइकिल नहीं होती, जो न्यूट्रिएंट का कंजर्वेशन नहीं होता। मिक्स्ड क्रॉपिंग और इंटर क्रॉपिंग है, इसका मतलब इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी है। इंटेंसिफिकेशन है तो इसका मतलब रिसोर्स का प्रेशर है, तो इकोसिस्टम की सर्विसेज है वो कम हो जाएंगी, इकोसिस्टम धीरे धीरे खराब होता चला जाएगा। इन्वायरमेंट और क्लाइमेटिक चेंज, जैसे स्विच ऑफ ट्रेडिशनल क्रॉप टू हीट टॉलरेंट ड्रॉट रेजिलेंट क्रॉप्स, जैसे एप्पल है, मूविंग टू हायर एल्टीट्यूड, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा होगा ग्रीन हाउस से, तो जो नीचे के इलाके थे वहाँ वो हो नहीं रहा, इसलिए उसका नीचे से और ऊपर की तरफ जो एल्टीट्यूड है उसकी तरफ शिफ्ट होता चला गया। तो ये क्लाइमेट चेंज को दर्शाता है। अब इसका उल्टा कि क्रॉपिंग पैटर्न इन्वायरमेंट के इंडिकेटर, पहले इन्वायरमेंट किसका था, क्रॉपिंग पैटर्न का इंडिकेटर था या उसकी डिफ्लेक्टेंस थी। अब उसका उल्टा, मॉनिटरिंग शिफ्ट ओवर टाइम, जैसे लॉन्ग टर्म एनालिसिस करते हैं क्रॉप का, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन का, क्रॉप लैंड मैपिंग का, वो हमें देता है कि जो क्लाइमेटिक वेरिएबिलिटी है, वाटर की स्ट्रेस है, लैंड डिग्रेडेशन है, वो कैसे बढ़ती चलेगी और उसके कारण इन्वायरमेंट बदलता चला गया, क्योंकि मोनोकल्चर या एक जैसा क्रॉपिंग सिस्टम लंबे समय तक चलता है तो इन्वायरमेंट वहाँ का डिग्रेड होता चला जाता है, कहीं एल्कलिनिटी कहीं सैलिनिटी। तो इनको जानने के क्या क्या टूल्स हैं, सोयल न्यूट्रिएंट का डिग्रेडेशन, वाटर की स्कैर्सिटी, एल्कलिनिटी, डिजीज, इंसेक्ट पेस्ट का इमरजेंस और लॉस ऑफ सोयल ऑर्गेनिक मैटर। अब एसेस कैसे करेंगे भी हमारा इकोसिस्टम जो है वो सही है कि नहीं, उसकी सस्टेनेबिलिटी को। तो की डाइवर्सिटी, जो की इंडिकेटर है वो है क्रॉप डाइवर्सिटी, रेजिलियंस और इकोलॉजिकल सिक्योरिटी है, तो इसका मतलब वो इन्वायरमेंट के, गुड इन्वायरमेंट के इंडिकेटर हैं। जहाँ डाइवर्सिफाइड पैटर्न्स हैं तो क्लाइमेटिक और मार्केट और इकोलॉजिकल शॉक्स वहाँ पर
कम आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि साइकिल चेंज हो जाती है। और मोनोकल्चर जहाँ ज़्यादा होगा तो इसका मतलब वो इस जगह का इंडिकेटर है कि लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी वहाँ की नहीं है, वल्नरेबिलिटी ज़्यादा है। तो क्रॉपिंग पैटर्न भी हमें इन्वायरमेंट के इंडिकेशन दे देता है। फिर क्रॉपिंग पैटर्न एज इंडिकेटर ऑफ द इन्वायरमेंट कैसे हो सकता है? जैसे वाटर की वेस्टेज है, किस क्रॉप में होती है? राइस और शुगर केन में। ग्राउंड वाटर का कंटेमिनेशन क्यों होता है? जहाँ फर्टिलाइजर और इरिगेशन की फैसिलिटी ज़्यादा हो। ग्रीन हाउस इमिशन कहाँ से होगा? जहाँ लाइव स्टॉक है या पैडी क्रॉप्स हैं। हैबिटेट का लॉस किस लिए होगा? डिफोरेस्टेशन फॉर एग्रीकल्चर। तो रिड्यूस जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या होगी? मोनोकल्चरल लीकेज आएगी। और सोयल डिग्रेडेशन क्या करेगी? इरोजन और न्यूट्रिएंट का डिप्लीकेशन करेगी, चाहे वो वोलेटाइल करो चाहे लेचिंग लॉस करो। तो इस प्रकार ये क्रॉपिंग पैटर्न है आपके, ये इन्वायरमेंटल लॉसेज को, इस प्रकार के लॉसेज को बढ़ाते या घटाते हैं। तो हमारे इन्वायरमेंट के इंडिकेटर है। और इन्वायरमेंट कैसे क्रॉपिंग सिस्टम ने या क्रॉपिंग पैटर्न को इफेक्ट करेगा? जैसे रेनफॉल की वेरिएबिलिटी अफेक्ट रेनफेड क्रॉप्स और इरिगेटेड क्रॉप्स से हमें पता चलेगा। ड्रोट, फ्लड और साइक्लोन्स होंगे जहाँ ज़्यादा, वहाँ क्रॉप के फेलियर्स ज़्यादा होंगे। CO2 राइज होगी, वहाँ इंसेक्ट पेस्ट का प्लोरिफिकेशन ज़्यादा होगा, प्लोरिफिकेशन, ताकि उनके इंसिडेंस वहाँ बढ़ेंगे। एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस होगी तो क्रॉप को फिजिकल डैमेजेस होंगे। तो ये जो इन्वायरमेंट है इफेक्ट करता है वहाँ के क्रॉपिंग पैटर्न को। फिर है कैसे हम इन नेगेटिव इम्पैक्ट को जो है इनको कम कर सकते हैं। तो पहला है इसमें क्रॉप रोटेशन, फसल अदल बदल कर बोएंगे तो वो इन्वायरमेंट के साथ इजीली कोप करेंगे। वाटर कंजर्वेशन करेंगे, जहाँ पानी का स्तर गिरता जा रहा है वहाँ मिलेट, पल्सीज और ऑयल सीड पे जाएंगे, ताकि और इन तीनों चीज़ों की जो डिमांड है वो कम हो। ज़्यादा रिलाई हम ऑर्गेनिक मैन्योर्स पे करें, ताकि जो सोयल के अंदर जो हमारी बायोलॉजिकल साइकिल है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उनकी संख्या बढ़े, न्यूट्रिएंट की फिक्सिंग ना हो, न्यूट्रिएंट का मिनरलाइजेशन बढ़े। IPM और INM डाइवर्सिफिकेशन और एग्रोफोरेस्ट्री। तो इससे क्या होगा, जो एक जैसी हमारे सोयल के अंदर एक जैसा क्रॉप था वैसा ना हो कि अलग अलग क्रॉप आएंगे, डाइवर्सिफिकेशन बढ़ेगा, फॉरेस्ट भी आएंगे, तो हमारी बहुत सारी जो नीड है वो हमारे खेत से ही पूरी हो जाएंगी और हमारे जो फील्ड है उसकी फर्टिलिटी और प्रोडक्टिविटी पे ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। तो जो हम नेगेटिव इम्पैक्ट हैं क्रॉपिंग पैटर्न के, उनको कैसे? यूज ऑफ एग्रो इकोलॉजिकल क्रॉपिंग सिस्टम, यानी हमने ऐसे क्रॉपिंग सिस्टम ध्यान रखने हैं एग्रीकल्चर के जो इकोलॉजी के साथ सस्टेन करें, साथ फिट बैठे। ग्रो स्ट्रेस टोलरेंट क्रॉप्स, यानी मिलेट और पल्सेस लगाएं। इंटीग्रेट करें हम लाइव स्टॉक और एग्रो फॉरेस्ट्री को, ताकि हमें बाहर के इनपुट की ज़्यादा जरूरत ना पड़े, सिंथेटिक की, और ऑर्गेनिक रिसाइकलिंग होती रहे। यूज़ ऑफ वेदर एडवाइजरी और डिजास्टर अलर्ट्स, अगर हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन है तो हमें जुडिशियसली इनपुट्स का यूज़ करना चाहिए और अपनी क्रॉपिंग जो प्रैक्टिसेज है या उनके इनपुट डालने का समय है उनको चेंज कर देना चाहिए। डिटर्मिनेंट्स क्या क्रॉपिंग पैटर्न के? जैसे नेचुरल में रेनफॉल, सोयल और क्लाइमेट। तो रेनफॉल का पैटर्न बता देता है या रेनफॉल की अमाउंट बता देती है कि यहाँ का क्रॉपिंग पैटर्न मोनो है कि 2 क्रॉप आएंगे या 3 क्रॉप यहाँ ली जा सकती है। सोयल का टेक्सचर बता देता है, क्ले है, सैंडी लोम है, सिल्ट है। तो किस प्रकार का क्लाइमेट, टेम्परेट है कि ट्रॉपिकल है या पोलर है, तो हमें वेजिटेशन का आइडिया जाता है। लैंड का टेन्योर कैसा है, ओनरशिप कैसी है पहले से, अगर वहाँ पर लैंड जो हिस्टोरिकल इवेंट्स है कि यहाँ पर किसी चीज़ की ओरिजिन है, इसका मतलब वाइल्ड डाइवर्सिटी ज़्यादा होगी, तो वहाँ ट्रेडिशनल वैरायटी हमें बहुत अच्छी मिल सकती है। ट्रेडिशन और कस्टम्स, यानी किसी धर्म विशेष की, जाति विशेष के आधार पे जो चीज़ें हैं हमें वैसे ही एग्रीकल्चर इंटरप्राइजेज वहाँ लगानी चाहिए। अगर दूसरा उसकी जगह लगा देते हैं तो उसका कोई पर्पज सोल्व नहीं होगा, बल्कि वो क्या करेंगे, वहाँ के क्रॉपिंग पैटर्न के साथ सामंजस्य नहीं बैठाएंगे और वो धीरे धीरे खत्म होते चले जाएंगे। MSP और मार्केट प्राइस है, इनपुट की कॉस्ट है, ये भी डिटर्मिनेंट है कि क्रॉपिंग पैटर्न कैसे होंगे। गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है, सब्सिडी, ट्रेड और इंसेंटिव, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं कि वहाँ किसी जगह का क्रॉपिंग पैटर्न कैसा होगा। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि क्रॉपिंग पैटर्न है सेंसिटिव इंडिकेटर है इकोलॉजी का। ये क्या करता है, हमारा रिफ्लेक्टिंग शिफ्ट इन एग्रीकल्चर, सोयल हेल्थ, वाटर की अवेलेबिलिटी और बायोडाइवर्सिटी को इंडिकेट करता है कि वहाँ कैसी होगी। अगर हम इकोलॉजी को, एग्रो इकोलॉजी को और सस्टेनेबल फार्मिंग सिस्टम को इंटीग्रेट कर देते हैं तो ऐसा हमारा जो क्रॉपिंग सिस्टम है वो प्रोडक्टिव रहेगा, हमेशा क्लाइमेट रेजिलेंट रहेगा और इकोलॉजिकल स्टेबल रहेगा।
तो आशा करता हूँ कि आपका इन तीनों क्वेश्चनों का हल आपको मिल गया होगा। अगर आपके पास भी इसके सिवा कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज़ हमसे साझा करिए और एडीओ के प्रिपरेशन के लिए हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।